नमस्कार साथियों, मैं पहुंच चुका हूं ओरछा। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा है, परंतु यहां देखने के लिए बहुत कुछ है। फोर्ट हैं, मंदिर है, और उनके साथ में बहुत इंटरेस्टिंग है उनकी स्टोरी, उनकी कहानी, उनके पीछे की जो कहानी है कि वो क्यों बने, कैसे बने और क्या विशेषताएं रही। तो आज देखिए, मिलेंगे अंदर फोर्ट में, मंदिर में और ओरछा में। ओरछा किले के अंदर का मैंने टिकट ले लिया है, और टिकट के साथ सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है ऑडियो गाइड। ये एक छोटा सा डिवाइस इन्होंने दिया है, फ़ोन के जैसा, और हेडफोन 20 रुपये इसके चार्ज किए। और उसमें ये फ़ायदा हो गया, ये मैं ढूंढ भी रहा था ताजमहल पे या उसके आसपास, वहाँ ये नहीं था, क्योंकि वहाँ वही आपको 600-800 रुपये देने पड़ते हैं एक गाइड के लिए। लेकिन यहाँ इन्होंने अच्छा किया, ये सुविधा उपलब्ध कर रखी है कि आप 20 रुपये में आपको ऑडियो गाइड मिल जाएगा, और इससे आप बटन दबाते जाइए जिस लोकेशन पे पहुँचे, और वो वहाँ की पूरी हिस्ट्री आपको बताएगा। तो ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, और मुझे लगता है कि हर एक जो हमारी धरोहर हैं वहाँ पे ये उपलब्ध होना चाहिए। बाकी इसके साथ में देखते हैं अंदर क्या क्या है। अच्छा, इस महल का यहाँ होना और यहाँ पे टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा आने का एक कारण है कि लगभग बहुत कम ऐसे महल हैं जहाँ पे वॉल पेंटिंग्स बची हैं अपनी उसी अवस्था में जैसे उन्हें बनाया गया था। तो यहाँ पे जो विदेशी पर्यटक होते हैं उन्हें वॉल पेंटिंग्स बड़ी अच्छी लगती हैं। कला का एक पार्ट है, एक हिस्सा है वॉल आर्ट जिसे हम बोलते हैं, या वॉल पेंटिंग्स। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से बिल्कुल सामने, ये आप देखिए, सामने मंदिर है श्री राम का। अच्छा, इस मंदिर की जो हाइट है वो कुछ 130 मीटर के आसपास, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। जो मैं जिस होटल में रुका हूँ उसने बताया था, लड़के ने, कि ये इंडिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। हाँ, कारण क्या है कि यहाँ पे कभी उनकी भगवान की मूर्ति विराजमान नहीं हो पाई, क्योंकि वो बताया जाता है कि समय से पहले रानी उनको, श्री राम जी को यहाँ ले आई थी अयोध्या से, उनकी मूर्ति को, बाल स्वरूप को, और तब तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भी सबसे अच्छी जगह हो सकती है कि उनका रसोई घर, वहाँ पे उनको विराजमान कर दिया जाए, और बाद में जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तो रामलला को या भगवान राम को या राम राजा को वहाँ विराजमान कर देंगे। परंतु कहते हैं कि भाई जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो उनसे, श्री राम से पूछा गया, कहा यही जाता है कि पूछा गया या उन्होंने कहा कि मेरी 3 शर्तें थी कि जो ओरछा आने के लिए, पहला कि वहाँ का राजा नहीं रहेगा, मैं राजा रहूँगा, माने श्री राम वहाँ पे राजा होंगे, इसीलिए यहाँ पे राम राजा कहा जाता है, भगवान राम नहीं। और उसके बाद में वो भी कहानी है कि उनके यहाँ विराजमान होने के बाद में किसी को राजा नहीं कहा गया, इसीलिए यहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपनी राजधानी यहाँ से हटा करके दूसरी जगह बनाई। तो हाँ, दूसरी शर्त उनकी थी कि एक ही बार में आप जहाँ मुझे विराजमान कर दिया दोबारा वहाँ से उठा के नहीं ले जा पाएंगे। तो वो दूसरी शर्त यही थी, और जब दूसरी शर्त माननी थी तो अंत में यह हुआ कि जो मंदिर उनके लिए बनाया गया था, जिसे चतुर्भुज मंदिर कहते हैं, 4 भुजाओं वाला मंदिर, वहाँ पे भगवान कभी विराजमान नहीं हो पाए, और जहाँ उन्हें टेम्परेरी रूप से रखा गया था उसी स्थान को मंदिर बना दिया गया, जो कि वो रानी की रसोई थी। अच्छा, एक बात समझ नहीं आती कि पहले राजाओं ने महल बहुत बड़े बड़े बनवाए, माने आज भी ऐसी इमारतें बनवाना आसान नहीं है और ना बनाई जाती हैं, पर सीढ़ियाँ हर किसी ने बड़ी छोटी रखी, उनमें चलने उतरने में भी डर लगता है, और एक आदमी से ज़्यादा तो एक बार में चल ही नहीं चलते सकते। वैसे भी चलो सीढ़ियों पे चलता तो ज़्यादातर एक ही व्यक्ति है, पर फिर भी महल का स्ट्रक्चर इतना बड़ा था तो सीढ़ियाँ मुझे लगता है कि उन्हें शायद बड़ी बनवानी चाहिए थी।
इस महल के अंदर जगह जगह पे ये बनी हुई हैं वॉल पेंटिंग्स कहें या दीवारों पे कलाकृतियाँ बनी हुई हैं जो अलग अलग चीज़ों को दर्शाती हैं कि कोई राजा को शिकार करते हुए दर्शाती है, कोई पूजा करते हुए दर्शाती है, किसी में सेना का भी जिक्र दिखाया गया है या कुछ लोगों को नाचते खेलते हुए दिखाया गया है। बाकी इन वॉल पेंटिंग्स को देख के अच्छा एक यहाँ पे पेंटिंग है जो भगवान विष्णु के वराह अवतार की है। वराह जिसमें वो शेर का वो लेकर के आते हैं और वो जो बलि महाराजा होता है उसकी वो पेट चीर देते हैं, उसकी पेंटिंग है। और बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, ऋषियों की भी पेंटिंग है। अच्छा इनको देख के लगता है कि हाँ ये जो बुंदेलखंडी राजा थे कला के बड़े शौकीन रहे होंगे जो इन्होंने इस पर ये अंकित करवाए और आज भी ये इस स्थिति में मौजूद हैं कि देखने में समझ आ रही है। तो इसका मतलब जब इन्हें बनाया गया होगा तो ये अपने आप में ही एक कला का अद्भुत नमूना रहा होगा ये महल। और दूसरा ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं सब की सब नेचुरल कलर्स से, प्राकृतिक रंगों से बनाई गई हैं। उस समय केमिकल थे भी नहीं और होंगे भी तो इनमें वो उनका प्रयोग नहीं किया गया। ये पार्ट जो है महल का ये जनाना एरिया हुआ करता था। लगभग 136 कमरे इसमें हैं जो शाही दरबार की महिलाओं के रहने के लिए होते थे। एक जो मुख्य कमरा मेरे पीछे जिसमें सारी पेंटिंग्स थी वो राजा के लिए रहता था और साथ में उसमें 6 छोटे छोटे कमरे थे जिसमें राजा की सेविकाएं कहें या पत्नियां कहें वो उसके साथ में रहती थी। आज जब वो आता होगा तो वो मिलते होंगे। और टोटल इसमें 136 कमरे हैं, 36 ग्राउंड फ्लोर पर हैं और 100 कमरे हैं वो ऊपर के फ्लोर्स पे हैं। बाकी जगह अच्छी है, हाँ सहेजने लायक है। ऐसी पेंटिंग्स मैंने अभी तक किसी महल में नहीं देखी। हाँ कला ये बाद की ज़रूर है, 17वीं शताब्दी के आसपास की, पर झपकी भी है, बड़ी ज़बरदस्त है। और इस कमरे में जो 7 नंबर इसमें ऑडियो गाइड में है ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये जो कमरा है ये राजा की जो मुख्य सेविका थी या कहें कि उनकी रानी थी उनका था। अच्छा इस कमरे में कलाकृतियाँ बड़ी ज़बरदस्त हैं। मेरे पीछे की तरफ जो है अभी मैं फोकस करता हूँ उस पर, भगवान विष्णु के जो 9 अवतार थे उनको इस पे अंकित किया गया है। और 9 में 10वां कल्कि अवतार इसमें नहीं है, बाकी वराह, वामन, कुंभ, मत्स्य जितने भी हैं वो सब इस पे अंकित हैं। और उसका कारण है कि कहा जाता है कि वे कल्कि अवतार हैं जो इस युग के अंत में जन्म लेंगे या अवतरित होंगे। अब समझ आ रहा है कि क्यों ये गोरे लोग इधर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ऐसी आर्ट इंडिया में है तो बहुत जगह, पर इस तरीके से जो ऑलरेडी महलों में बनाई गई और वो अभी भी बची हुई हो वो बड़ी कम है। तो अभी हम हैं इसके ओरछा किले के अंदर है जहांगीर महल। उसके अंदर जहांगीर महल कहा जाता है कि इसे बनने में लगभग 40 साल का समय लगा। और जहांगीर महल कहने के कई कारण हैं, अलग अलग मिथ भी हैं। तो कहा जाता है कि कुछ उसमें कहा जाता है कि इसकी महल को बनाने के लिए पैसा मुग़ल ख़जाने से आया। और उसका कारण था क्योंकि यहाँ के जो उस समय ओरछा के राजा थे वीर सिंह देव, उन्होंने जहांगीर की मदद की थी जब वह सलीम हुआ करता था, तब जहांगीर की मदद उन्होंने की थी राज दिलाने में। तो उस समय क्या था कि मुग़लों में ऐसा नहीं होता था कि भाई जो राजा का बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा, उनमें इसी की लड़ाई होती थी, मार काट होती थी। तो एक राजा के बहुत बड़े सहयोगी थे उस समय अकबर के, जिनकी उन्होंने सलीम चाहता था कि इनकी हत्या कर दें वीर सिंह देव, जो कि उन्होंने किया। उसे ओरछा बुला करके और सिर काट करके सलीम के पास भेज दिया इलाहाबाद। तब सलीम के अंदर इलाहाबाद हुआ करता था। उसकी वजह से सलीम बड़ा खुश हुआ और जैसे ही वो जहांगीर बना, माने जब राजपाट उसके हाथ में आया मुग़ल सल्तनत का, तो उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी यारी दोस्ती निभाने में। और वीर सिंह देव को यहाँ का महाराजा भी कहा जाने लगा या उसके द्वारा यह पदवी दी गई। और पूरा जो बुंदेलखंड था उस समय यहाँ पे एक छत्र राज होने लगा था वीर सिंह देव का। और
उसी की खुशी कहें, या कहा भी यह भी जाता है कि जहांगीर के यहाँ आने की खुशी में वह यहाँ एक रात के लिए आए थे, तो इस महल का निर्माण कराया गया, इसीलिए इसको जहांगीर महल कहा जाता है। चलिए चलते हैं अभी इसके तीसरे तल पे, माने थर्ड फ्लोर पे। तो भाई फिर से बात कि सीढ़ियाँ बड़ी छोटी बनाई थी उन्होंने, मतलब चौड़ाई में छोटी हैं और ऊंची जैसे खड़ी होती है ना, ज़्यादा खड़ी सीढ़ियाँ वो हैं। क्या बात है, सीढ़ी चढ़ते ही आपको दिखेगा ये छोटी सी झरोखा बोलते हैं इसको, या बालकनी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ हवा बड़ी ठंडी है क्योंकि सामने बेतवा नदी है और नीचे उस समय इनके गार्डन रहा करते थे, यहाँ पे जो बगीचे थे। ये जो एक वेल मैनेज सा सामने एरिया दिख रहा है, ये उस समय बगीचा था जहांगीर महल का, जहाँ से ताज़ी हवा, माने उत्तर दिशा ये हो गई, इधर से बड़ी तो ठंडी हवा आ रही है। अच्छा, एक बड़ी खास बात है, बैठे बैठे मुझे दिख गया, हालांकि बाहर से खंडर होने की वजह से ज़्यादातर कलाकृतियाँ इससे मिट गई हैं, पर इस खिड़की के जस्ट बगल में देखिए आर्ट, ये ऊपर सुराही बनी है, सुराही के बगल में है 2 प्याले, मतलब जैसे ग्लास बोल सकते हैं उस समय के। समय के साथ सब खत्म हो जाता है, तभी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। छोटी सी कहानी है इसके पीछे भी, कि जो यादव थे, श्री कृष्ण के जो वंशज थे, उनमें उन्हें श्राप था कि इनका भी वंश नाश का, तो उनका जो द्वारका नगरी में वो कहा जाता है कि शराब को, जहरीली शराब पी करके और आपस में लड़ के मर गए। तो यहाँ से जो युधिष्ठिर राज करते थे इंद्रप्रस्थ पर, तो वो यहाँ से अर्जुन को भेजते हैं कि भाई तुम जाओ और वहाँ से जो गोपिकाएं हैं या उनकी पत्नियाँ हैं उन्हें लेकर के आओ। तो उन्हें लेने जाते हैं, रास्ते में होता क्या है कि भीलों का इलाका पड़ता है और द्वारका से लाते वक्त भील उनके काफ़िले को लूट लेते हैं, जिसमें वो महिलाओं को, लड़कियों को लूट ले जाते हैं, खजाना लूट ले जाते हैं, मतलब कुछ उनमें से बच करके आ जाते हैं। तो उसके ऊपर यह कहावत बनाई गई। चलो अभी समय उसका नहीं है, जब उस इलाके में पहुंचेंगे तो ये और भी बताएंगे ऐसे ही कुछ छंद। अभी समय है ओरछा का, तो पहले ओरछा एक्सप्लोर करें। अच्छा, इन राजा लोगों से एक शिकायत ज़रूर है कि इन्होंने जो महल बनवाए, पता नहीं क्या सोच के इनके आर्किटेक्ट बनाते थे कि देखो मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 फीट 10 इंच है, फिर भी मेरा सिर में टकरा रहा है। मतलब लंबे लंबे राजा होते थे, सब कुछ था, पर फिर भी इतनी छोटी छोटी दरवाजे हर जगह ऐसे ही हैं। और अभी ग्वालियर में जब मैं था तो सिर में लगा बड़ी जोर से, टकरा गया, सिर ध्यान नहीं दिया, तो पता नहीं झुक झुक के चलते थे क्या इनमें, नहीं तो बड़े बनवा सकते थे भैया, पैसा तुम्हारा, सौदा तुम्हारा, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बनवाओ। और फिर से उतरते हैं ऐसी ही संकरी सीढ़ियों में, वही छोटी सीढ़ियाँ। अच्छा, एक और खासियत है इन महलों की कि जितने भी महलों में मैं घूमा हूँ, आपने भी देखा है वीडियो में, कहीं भी वो दरवाजे नहीं होते, माने लकड़ी के जैसे दरवाजे हैं, या नहीं थे और आज भी नहीं है। उसका शायद एक कारण ये थे, कोई छुपी हुई जगह लग रही है, उसका एक कारण ये है कि ये लोग पर्दे यूज करते थे, दरवाज़ों की जगह या कहें गेट की जगह पर्दे लगा करके रखे जाते थे। पर्दे और जालियाँ मोस्टली जो पत्थर काट करके जाली बनती हैं वो जालियाँ होती थी, जो अधिकतर मिलेंगी हमें जो जनाना एरिया होता था या महिलाओं का जो एरिया होता था उसमें। और बाकी पूरे महल में उजाला ना आए या किसी और को कुछ दिखे ना, जो भी था प्राइवेसी रीजन सुन के रहे होंगे, तो उसके लिए वो केवल पर्दे का प्रयोग करते थे। अब है क्या कि भाई अथॉरिटी उनकी है, राजा हैं, तो 4 आदमी बाहर खड़े कर दो, दरवाजे का झंझट ही खत्म, अपने आप ही कोई नहीं आएगा। ऑर्डिनरी लोग हैं, उनको चाहिए था गेट, दरवाजे, ठीक है। हाँ, मुख्य द्वार जरूर होते थे,
ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन बड़े गेट से एंट्री ना करे। तो लगभग टूर पूरा कर चुके हैं जहांगीर महल का। महल की ट्रिप लगभग पूरी हो चुकी है, यात्रा बड़ी अच्छी रही। इसके बाद नंबर है चतुर्भुज मंदिर का, तो चलते हैं चतुर्भुज मंदिर। अभी हम आ गए हैं चतुर्भुज मंदिर के अंदर, जो कि किले से बिल्कुल सीधा दिखता है। मतलब जहाँ बताया जाता था कि रानी ने अपनी इच्छा अनुसार बनवाया था ताकि उन्हें कमरे से सीधे दर्शन हो भगवान राम के, परंतु वो कारण ऐसे रहे कि यहाँ मूर्ति विराजमान नहीं हो पाई भगवान राम की, तो बाद में श्री कृष्ण को यहाँ पे विराजमान कर दिया गया। परंतु उसी कारण से कहीं ना कहीं ये अपनी भव्यता ये खो चुका था मंदिर। अच्छा, एक कारण और था कि जब रानी वो मंदिर बनवाना चाहती थी, वो था समय सन 1557 के आसपास का। किन्हीं कारणों से एक राजकुमार की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से मंदिर का निर्माण नहीं होता है और ये अधूरा रह जाता है। नीचे छोटा मंदिर जो आज राम राजा मंदिर कहते हैं वो बन गया। और उसके बाद इनकी अगले जो शासक हुए यहाँ के बुंदेलखंडी, उन्होंने अपने समय में, ये बात है सन 1607 की, लगभग 40 से 50 साल बाद फिर इस मंदिर का निर्माण पूरा करवाया, क्योंकि ये तब तक 2 ही मंजिल पे बन के रह गया था। उन्होंने इसके निर्माण को आगे पूरा करवाया। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। अब इसको बोलते भूल भुलैया। ओके, ये मंदिर 16वीं शताब्दी का है। यहाँ से पूरा व्यू देखो, यहाँ से पूरा रास्ते में से बोले भूल भुलैया देख रहे आराम से। इसको ऊपर देख के एवरी पॉइंट अपना सर देख के सर जी। ये मंदिर जो है बना हुई है साधारण तरीके से पत्थरों से को चुन करके। 2 मंजिला तो इसमें पत्थर से बना था, उसके बाद में निर्माण में ईंटें प्रयोग की गई, जो दूसरे राजा जिन्होंने की निर्माण पूरा करवाया था। बाकी देखते हैं भूल भुलैया क्यों कहते हैं इसे। यहाँ के जो दरबान थे गेट पे, जिनकी ड्यूटी थी टिकट चेक करने की, बड़े होशियार थे। वो बोले मैं टिकट चेक करूँगा, आप वीडियो बनाना और तब खोल के दिखा दूँगा। चलो अच्छा है। बाकी यहाँ भी टिकट है। पूरे ओरछा में आपको एक ही टिकट वैलिड है, माने एक टिकट आपको ख़रीदना है 50 रुपये का, वो पूरे ओरछा में चलेगा। उसके अलावा कोई टिकट की आवश्यकता नहीं है। ये छोटे छोटे एयर पासेज बनाए गए हैं, घुसते हैं इसमें। देखें झुक के चलना पड़ रहा है। और ये आ गए बाहर। क्या बात है, हवा बड़ी ठंडी है। और जो सामने मंदिर दिख रहा है ये है असली, मतलब जो अभी का श्री राम राजा मंदिर कॉम्प्लेक्स किसे, जिसमें उनकी मूर्ति विराजमान है। इस छोटे से एयर पैसेज में बैठ के पता चल रहा है कि क्यों ये बनाए गए थे। इतनी ठंडी हवा आ रही है और पूरे स्पीड से कि ताकि पूरा मंदिर जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये कहीं ना कहीं कि ये स्टिंक ना करे, सीलन ना हो, बदबू ना बने, उसके लिए सारे हवादार कमरे कहेंगे ये बनाए गए थे। और सीढ़ियाँ चाहे महल की हों या मंदिर की हों, वो हर जगह ही छोटी होती हैं। ये मुग़लों के समय का भी आर्किटेक्चर ऐसा ही था और वही खड़ी भी बहुत है। उतरते वक्त देखना पड़ रहा है कि कहीं सिर ना लगे और तरीके से उतर जाए। तो मुझे लगता है मंदिर की अपनी इस यात्रा का तो हम यहीं अंत करते हैं। और इसके अलावा और 2-3 जगह हैं। एक मंदिर और है लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहाँ भी जाएंगे। और उसके बाद शाम को चलेंगे नदी किनारे, बड़ी अच्छी जगह है वो भी। एक जर्मन है ब्रिजिट, उस मैडम ने हमें सजेस्ट किया था फेसबुक ग्रुप में, उन्होंने मेरा पोस्ट देखा तो उधर सजेस्ट किया कि भैया यहाँ नदी किनारे ज़रूर जाना, अच्छी जगह है। तो चलो विदा लेते हैं अभी के लिए। स्वागत है आप सबका श्री लक्ष्मी मंदिर ओरछा में। ऊंचाई पे है, थोड़ा चढ़ के आना पड़ रहा है, देख सकते हैं पीछे। और सामने भी अभी कुछ चढ़ाई बची है।
और चतुर्भुज मंदिर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है, तो 10 से 15 मिनट का रास्ता है यहाँ तक आने का। बाकी आपके चाल पर निर्भर करता है। बुंदेलखंड के राजा थे, इनकी मुग़लों से यारी रही बड़ी अच्छी। उसी का कारण था कि इनकी ये इमारतें, भवन, महल, मंदिर कुछ सही अवस्था में बचे रहे। बाकी रही जो मंदिरों में मूर्तियाँ थी वो औरंगजेब ने तुड़वा ही दी थी। जिस किसी भी मंदिर में बची होंगी वो कोई भगवान की कृपा है। चलिए मंदिर के अंदर का देखते हैं। और ये मंदिर का पीछे का हिस्सा, पेंटिंग इसमें भी बनाई गई हैं बाहर भीतर दोनों तरफ। एक पेंटिंग है, इसमें राजा को शिकार करते हुए दिखाया गया है। ऐसी ही बहुत अलग अलग घटनाओं को दिखाती हुई पेंटिंग्स हैं। कोई रामायण के किसी संवाद को दिखाती है, कोई महाभारत के किसी संवाद को दिखाती है। बाकी एक देखा जाए तो ये पेंटिंग बनाना भी आवश्यक था। उनके अनुसार ये था कि कम से कम आगे आने वाली पीढ़ियाँ इनके सहारे से अपने इतिहास को जान पाएंगी। तो ये भी हमारे कला को सहेजने का एक तरीका था। और यहाँ बनी पेंटिंग्स में, चाहे वो दीवारों पर बनी हों या छत में बनी हों, वो उनमें से ज़्यादातर रेप्लिकेटेड हैं, माने वो जगह जगह एक ही जैसी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और ये इनमें से कुछ पेंटिंग जो राजा महल है उसके अंदर से भी ली गई हैं। मतलब वो सेम पेंटिंग एग्जैक्टली वहाँ पे भी हैं और वो यहाँ पे भी हैं। हाँ, चीज़ों का फ़र्क ज़रूर है, उसमें प्रयोग किए गए रंग का फ़र्क ज़रूर है कि ये अभी तक, मतलब ये उसके बाद में बने हैं, लेकिन फिर भी इनका रंग फेड हो गया या उस स्थिति में नहीं रहे जितना अच्छी स्थिति में राजा महल के अंदर जो पेंटिंग्स हैं वो बनी हैं। ऐसे ही साथ में एक ये पेंटिंग देखिए, इसमें राजा बैठा हुआ है अपने सेवकों के साथ। और इससे अगली पेंटिंग बड़ी अच्छी है, इसमें पहलवान है, मल्ल युद्ध हो रहा है, उसकी पेंटिंग ये इन्होंने बनाई गई है, इसको दर्शाया है। लक्ष्मी मंदिर का भी टूर लगभग हो चुका है पूरा। ये मंदिर तो हैं बट मंदिर के जगह, मतलब इसका इतना मान्यता मंदिर के रूप में इनकी नहीं रही जितना इन्हें अब एक ये राज्य की धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर भी कह सकते हैं, ये वो हैं। लोग यहाँ अब आर्किटेक्चर को देखने, पेंटिंग्स को देखने ज़्यादा आते हैं बजाय मंदिर में पूजा करने। और मंदिरों का तो हाँ, मैंने इससे पहले भी मंदिर कई विज़िट किए हैं, लेकिन मैंने फ़ोटो नहीं डाले उनके अंदर के गर्भगृह के या उसके। हालांकि ज़्यादातर मंदिर में तो अलाउड होता नहीं फ़ोटो खींचना, और होना भी नहीं चाहिए। ये कोई ऐसी नुमाइश की जगह नहीं है या प्रदर्शनी की जगह नहीं है कि भाई फ़ोटो खींचें और ये सब सेल्फी लें, ये सब करें। आओ देख लो जिसको आवश्यकता है मंदिर आने की, क्योंकि मंदिर आने का मतलब सिर्फ वो वहाँ पे रखी हुई मूर्ति को देखने से नहीं होता। वो मतलब होता है आकर के उस स्पेस को, उस एनर्जी को, उस शक्ति को महसूस करना, उसके साथ कुछ समय बिताना। चाहे आप ध्यान करते हो या आप भजन करते हो या आप माला फेरते हो या आप कुछ भी नहीं करते हो, तो भी वहाँ आकर के वो शांति का अनुभव हो सकता है। असल जो मोटिव है मंदिरों का वो तो यही है। बाकी अब लोगों ने आजकल वही बना दिया कि ज्ञान भी कम है, कुछ सो कॉल्ड मॉडर्न जो लोग अब हो गए हैं, उनको क्या है कि भाई मंदिर जाओ, दर्शन करो, फ़ोटो देखो और जय श्री राधे और चलते बनो। तो उनके लिए बस मंदिर का मोटिव ये रह गया है। हालांकि असली जो मंदिर हैं वो साउथ में कुछ बचे हैं, क्योंकि वहाँ तक मुग़ल भी उस तरीके से नहीं पहुँच पाए कि तोड़ फोड़ कर सकें। और उसके पहले के जितने भी आक्रमण यहाँ पे होते रहे, तो उनकी चपेट में ये सारा जो उत्तरी भारत का जो मैदानी हिस्सा है ये ज़रूर आता रहा। लेकिन साउथ में बहुत कुछ हद तक वो सांस्कृतिक विरासतें आज भी बची हुई हैं। और ट्रिप का हमारा है पड़ाव वहाँ भी साउथ में, पर अभी लगेंगे शायद 2-1 महीने साउथ पहुँचने में। तो उससे पहले नॉर्थ एक्सप्लोर करते हैं, उत्तर भारत में देखते हैं क्या क्या है। और यहाँ इसके बाद एक कल्प वृक्ष है, उसकी भी एक कहानी है, ये उसके पास चल के ही आपको बताएंगे। चलिए, ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं ये है कल्प वृक्ष, जो कि ओरछा
जो कस्बा है, शहर है, उससे थोड़ा सा बाहर आकर के ये बना हुआ है। और कहा जाता है कि ये लगभग 1600 साल पुराना है। कुछ लोग कहते हैं कि 400 से 500 साल पुराना है। 1600 ना हो, परंतु इसके आकार को देख के लगता है कि हाँ, ये वृक्ष पुराना ज़रूर है और कम से कम 500 वर्ष के आसपास तो इसकी आयु होगी। दूसरा, कल्प वृक्ष की मान्यता है हमारे हिंदुओं में भी, जैनों में भी और बौद्धों में भी इसे पवित्र वृक्ष माना गया है। कहा जाता है कि इसके आप 7 चक्कर लगाइए और इसके पास बैठ के जो भी आप अपनी कोई इच्छा है वो मांगेंगे तो वो पूरी होती है। इसकी पवित्रता का उल्लेख वेदों और पुराणों में भी है और समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष भी था। और एशिया में ऐसे 15 कल्प वृक्ष मौजूद हैं, जिनमें से 8 भारत में हैं। और इसकी मान्यता लोकल लोगों में तो है ही, बाहर के लोगों में भी इतनी है कि, और अधिकतर जो कोरिया है, कोरिया से, जापान से और कुछ एक चीन से भी लोग यहाँ पे आते हैं कल्प वृक्ष को देखने, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी इसकी एक विशेष मान्यता है। बाकी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसके आसपास का जो एरिया है वो पूरा ऐसे है जैसे बंजर ज़मीन छोड़ दी जाती है। कोई विशेष प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई विशेष इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे। जबकि जिस तरह का टूरिज़्म यहाँ है, क्योंकि मैंने पता किया था होटल से और गाइड से भी कि यहाँ पे मतलब इंडियन टूरिस्ट से ज़्यादा विदेशी टूरिस्ट इस पेड़ के लिए, पेड़ को देखने के लिए आते हैं। और ओरछा में तो वो दिखता भी है कि विदेशी टूरिस्टों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उन सब को देखते हुए मेरे हिसाब से प्रशासन को ये जगह थोड़े अच्छे से डेवलप कर देनी चाहिए। कोई बहुत बड़े मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, बस थोड़ा सा दिमाग लगता है, एफर्ट लगते हैं और पैसा जनता दे ही रही है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारों के पास पैसा नहीं है, सरकारों को बिना प्रश्न किए जनता पैसा देती है, बट डिपेंड करता है कि उसमें से कितना जनता के लिए लगाया जाता है और कितना खाया जाता है। अच्छा, इस पेड़ की एक और ख़ासियत है, जो एक अम्मा अभी यहाँ काम कर रही थी, बकरियाँ चरा रही थी, उन्होंने बताया कि आप इसकी किसी एक डाली को ऐसे पकड़ कर हिलाइए तो पूरा पेड़ हिलेगा। और मुझे दिख भी रहा है कि सामने की जो बड़ी डालियाँ हैं वो हिलने लगी हैं इसको हिलाते ही। इसकी ये हिलने वाली खासियत आपको दिखा ही देते हैं, शायद वीडियो में इतना ज़ोर से हिलता हुआ ना दिखे। अभी मैं ये अपने वाली डाली हिला रहा हूँ और सामने जो डालियाँ हैं वो इसकी वजह से हिलती हुई मुझे मतलब दिख रही हैं क्लियरली। तो कोई अटैचमेंट इसका ऐसा रहता होगा या इसका जो अंदर बनावट है वो इस प्रकार की होगी, वो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बनी रहे। इस पेड़ के जो तने का साइज़ है वो लगभग 7 मीटर से ऊपर है। मतलब अगर इसकी चौड़ाई को नापे तो 21 फीट से ज़्यादा है चौड़ाई। तो ओरछा का जो हमारा ट्रिप है या टूर है वो इस पेड़ पे आके ख़त्म हो जाता है। शाम को अब देखने के लिए एक तो मंदिर की आरती बजती है, राम राजा जो मंदिर हैं वहाँ की आरती में मैं फ़ोन अंदर ले जाऊँगा, पर वीडियोग्राफी नहीं है अलाउड और ना मैं बनाऊँगा। हाँ, इसके बाद शाम को जो सनसेट के समय पे सूर्य जब अस्त होता है तो बताते हैं कि भाई जो नदी है, नदी का किनारा है, वहाँ से बड़ा अच्छा दिखता है। तो शाम को चलेंगे नदी किनारे सूर्यास्त देखने, सनसेट देखने।